हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इनकी जो कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन मैग्नेटिज्म। इस टॉपिक इस उससे है, ये हेडिंग ये है इसकी। क्या क्या चीज़ें हैं, तो कुछ टर्म्स आती हैं, सही है। हम हर चीज़, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अभी तक तुमने बी पढ़ा, तो हर कुछ बी से नहीं चलेगा। मैग्नेटिक के केस में भी कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें चलती हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले टर्म जैसे हम बोलते हैं दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो जैसा इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो वो फील्ड बहुत ज़्यादा इंटेंस है, कम वीक है, या मतलब किस तरह से उसके जो पावर है वो किस तरह, स्ट्रेंथ कैसी है, वो ये दर्शा रहा होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, तो इसे हम किस तरह से बता सकते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी और किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, उसको देखो। तो हमने लॉरेंज मैग्नेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। एक लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन होती है, क्या होती है? F = QVB sin थीटा। तो लॉरेंज ने हमें क्या बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, और उसके लिए उसने डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ वगैरह दिया था। तो उसने जो इक्वेशन दी थी वो क्या थी? F = QV क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसे लिख सकते हैं VB sin थीटा। अब अगर हम, अब यहाँ V क्या है? दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब है कि अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने बोला Q, और इसकी वेलोसिटी है V। तो जब ये चल रहा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स की इक्वेशन ये थी। अब हमने इसकी जो वेलोसिटी है, हमने कहा वेलोसिटी कितनी है चार्ज पार्टिकल की? यूनिट मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इतनी वेलोसिटी से वो चल रहा है, और हमारे चार्ज की वैल्यू कितनी है? हमने कहा 1 कूलम, यानी यूनिट वैल्यू है 1 कूलम। और एंगल, जिस एंगल पर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? हमने कहा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो sin 90 कितना हो गया? 1। तो ये हमने सारी चीज़ें कितनी कर दी? यूनिट। ऐसी टर्म में क्या हो गया? B किसके बराबर हो गया? F के बराबर। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है किसी भी पॉइंट की, वो हमें ये बताती है, वो किसके बराबर हो गई? फोर्स के बराबर। किसके बराबर हो गई? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स के बराबर हुई। किस पर लग रहा है ये फोर्स? यूनिट चार्ज पर लग रहा है। किस पे लग रहा है? और वो यूनिट चार्ज कितनी वेलोसिटी से चल रहा था? यूनिट वेलोसिटी से चल रहा था। और कैसे चल रहा था? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम क्या बताएंगे कि ये अमाउंट ऑफ फोर्स के बराबर है जो किसी भी यूनिट चार्ज पर लगेगा जो यूनिट वेलोसिटी से चले परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सही है। तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये B से बेसिकली डिनोट किया जाता है। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली जो अभी तक तुम पढ़ते हुए आए हो, ये तो B है। इसके बाद आ जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब जैसा इसका नाम ही हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजिंग। अब देखो, मैग्नेटिक और मैग्नेटाइजिंग दोनों में फ़र्क क्या है? मैग्नेटिक तो खुद से वो मैग्नेटिक मटेरियल है ही है। मैग्नेटाइजिंग यानी वो कर रहा है किसी को मैग्नेटाइज, यानी कोई ऐसी पावर है जो किसी मटेरियल को क्या कर रही है? मैग्नेटाइज कर रही है, सही है। जैसे हमारा आयरन है, आयरन खुद मैग्नेट तो नहीं होता, लेकिन अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटाइज हो जाएगा ना। तो यहाँ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ये एक ही चीज़ है। या तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलो या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलो। इसे किससे डिनोट करते हैं? H, सही है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमें क्या बताता है? डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटीरियल, यानी कितनी ज़्यादा पावर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप सोलेनोइड को लो, तो हमने कहा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है? B किसके बराबर है? B = हमने पढ़ा μ0 Ni। B = सोलेनोइड जो होता है हमारा जो सोलेनोइड है
और इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है B इज इक्वल टू क्या बनता है, म्यू नॉट एन आई, यही तो बनता है, यही होता है। इसमें से म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है ना, और एन क्या, नंबर ऑफ टर्न। इनका वैसे तो कोई मतलब नहीं, तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन रहा है किसकी वजह से, सोलेनॉइड की वजह से, वो किसके बराबर, आई के बराबर। जितना करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड, यही तो है। यहाँ देखो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई बढ़ा तो B बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम, ये एक लूप है, इसमें कितना करंट चल रहा है, आई। अगर हम नंबर ऑफ लूप बनाए, 2 लूप बना दिए हमने तो कितना हुआ, 2i, 3 लूप 3i, 4 लूप 4i। अगर हम n नंबर ऑफ टर्न बना दें तो ni, सही है। और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में से जा रहा है, हमने कहा एक मीडियम से जा रहा है। और परमिएबिलिटी क्या कहती है, वो इसको वैल्यू को कितना परमिट करेगी आगे जाने के लिए, सही है। तो हमने कहा कि बेसिकली जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो ni के बराबर ही तो हुई। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी किसके बराबर है, ni। जितना पावरफुल करंट उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेटाइज करेगा किसी भी मटेरियल को। सपोज करो मैंने यहाँ एक सोलेनॉइड रखा और इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हुआ, उसमें मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा, मैंने एक लोहे की शीट ला के रखी, तो ये जो फील्ड है इस लोहे की शीट को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। जितना ज़्यादा करंट बढ़ाऊँगा उतना ही ज़्यादा ये मैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सोलेनॉइड। किसकी वजह से, करंट की वजह से, सही है। तो अगर मान के चलो मैं नंबर ऑफ टर्न के साथ बढ़ाता चला जाऊँ तो फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी, सही है। तो इसीलिए हमने कहा ये जो ni वाली टर्म है यही क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। यानी ni की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा डिग्री से वो किसी भी मटेरियल को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, यही है ना। तो हमारा जो ni है ये किसके बराबर हो गया, h के बराबर। तो हम यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू एच भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, म्यू एच। अब ये देखो म्यू लिखा मैंने खाली, म्यू का मतलब क्या है, मीडियम की परमेबिलिटी, और म्यू नॉट का मतलब क्या है, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, सही है। तो अगर हम इसे लिख दें म्यू नॉट एच, इसका मतलब क्या है, ये फ्री स्पेस के लिए है। किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये तो हमारी फ्री स्पेस के लिए है, सही है। एक होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो आप लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट ई आर होता है। तो ई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट अपॉन ई एम, यही होता है ना, सही है। तो इसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर, सही है। म्यू अपॉन म्यू नॉट, सही है। क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। इसको एक बार हम सही है, ठीक है। दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सोचो हम एक सोलेनॉइड बना रहे हैं, पहले हमने उसके बीच में क्या लिया, फ्री स्पेस, सही है। यानी कि हमने मान के चलो एक हॉलो रॉड ली, या हमने सिर्फ उसके एक कॉपर की इस तरह से कॉइल बना ली, उसके बीच में क्या फ्री स्पेस है। तो उसके जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हमारी आई, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बना, वो बना म्यू नॉट एच, ठीक है। और अगर अब हमने इसमें कोई मटेरियल डाल दिया बीच में, क्या डाल दिया, मटेरियल डाल दिया, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसको हमने बोला बी नॉट, ये तो फ्री स्पेस के लिए था। अब जब हमने इसमें मटेरियल डाला तो ये बना बी, बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एच, सही है। तो हम अगर रिलेटिव परमिटिविटी के हिसाब से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एच अपॉन म्यू नॉट एच, यही तो होगा। तभी तो एच से एच अगर हमने कैंसिल किया तो ये क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। और ये किसके बराबर है, ये है बी अपॉन बी नॉट के, यही है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
ऑफ अ मटेरियल इन क्या इन ए मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इन फ्री स्पेस। समझ में आया? इनके रेशियो को क्या बताता है? परमिएबिलिटी बताती है। सेम वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा वही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो, ये हो गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स, समझ में आ गया? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है? वो चीज़ जो सामने वाली चीज़ को क्या कर रही है? मैग्नेटाइज कर रही है। कितनी डिग्री से कर रही है वो चीज़। अब आते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को समझो। सपोज करो मेरे पास दो मैग्नेट हैं, सही है? एक तो मैंने कहा ये छोटी मैग्नेट है, सही है? देखो मैग्नेट की स्ट्रेंथ किससे नापी जाती है? मैग्नेट की स्ट्रेंथ नापी जाती है उसके डाइपोल मोमेंट से, कैपिटल M, सही है? और वो डाइपोल मोमेंट कैसे नापते हैं हम? 2ma पढ़ा है, ठीक है? अब हमने कहा कि एक तो ये मैग्नेट है मेरे पास और इसकी जो डाइपोल स्ट्रेंथ है वो मैंने बोला 10 है, सही है? ये छोटी मैग्नेट है और ये इससे बड़ी है, बहुत बड़ी, ठीक है? हमने कहा इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मान लो, हाँ चलो 25 मान लेते हैं। कितनी है? 25 या 20, जो भी। तो तुम मुझे बताओ ये ज़्यादा पावरफुल है या ये ज़्यादा पावरफुल है? सही है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा। पर एक बात बताओ, ये तो छोटी सी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 10 है और इस इतनी बड़ी का 20 है। चलो इससे और बड़ा कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो इसका 20 हो गया, इसका तो 20 है और इस छोटी सी का 10 है। अब बताओ कौन पावरफुल हुआ? सही है भाई, तो छोटा सा ही कंटेन करता है 10। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है इसका? 10। और इसके पास क्या है? 20, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपसे पूछते हैं कि 1 किलो रुई ज़्यादा भारी है या 1 किलो लोहा ज़्यादा भारी है, सही है? तो बच्चे क्या कहते हैं, क्या ज़्यादा भारी है? लोहा, है ना? पर हकीकत में तो दोनों ही बराबर है। तो फिर हम क्या, हम इसका मतलब कुछ गलत चीज़ नाप रहे होंगे, यार मज़ा तो नहीं आ रहा है इसे उठाने में, ये भारी लग रहा है ना? इसे हाथ पे रखे रहूँगा जल्दी थक जाऊँगा, इसको रख के रखूँगा रुई को तो इतना थकान नहीं हो रही। कुछ तो गलत नाप रहे हैं। तो हम वहाँ क्या नापते हैं? डेंसिटी। हमने कहा भाई देखो इसमें तो जो 1 किलोग्राम मटेरियल है, मास जो है वो तो इतने से वॉल्यूम में है लोहे में, और रुई में वो इतनी जगह में है। तो यहाँ क्या नापेंगे हम? डेंसिटी। इसी तरह से हमने कहा इस छोटी सी मैग्नेट का 10 है डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, सही है? और उस इतनी बड़ी का 20 है। तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा? तो जैसे तुमने शुरुआत में बोला कि 20 वाले की ज़्यादा होगी, सब ऐसा ही सोचने लगे, पर 20 वाले की ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसका साइज़ उसके बराबर कर दें तो ये तो बहुत आगे पहुंच जाएगा, ठीक है? तो हमने इसको नापने के लिए एक तरीका बनाया, उसमें हमने कहा इसको हम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है वो देखते हैं, सही है? तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो हम निकालते हैं उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कोई भी अगर हम मैग्नेट लाते हैं, जैसे कोई भी मैग्नेट ली हमने, छोटी बड़ी जैसी भी, उसकी इंटेंसिटी ये कितनी पावरफुल है वो इस बात पे निर्भर करती है कि उसका डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। समझ में आया? तो छोटी मैग्नेट भी पावरफुल हो सकती है एज़ कम्पेयर टू बड़ी मैग्नेट। समझ में आया? वो आजकल दिखाते हैं ना, वीडियो आती है, उसको कौन सी मैग्नेट बोलते हैं, वो याद नहीं आ रहा यार नाम। नहीं, मॉन्स्टर मैग्नेट तो वैसे बोलते हैं उसको, कुछ अब दिमाग से निकल गया नाम, सही है? उस एलिमेंट का ही कुछ नाम है, बताऊंगा बाद में, सही है? तो I इज इक्वल टू क्या होगा? m/v, और m की हमारी वैल्यू कितनी होती है? 2ma। और अगर ये बार मैग्नेट के केस में हम देख रहे हैं तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, सही है? अब देखो ये हमारा हो गया 2a, तो ये लेंथ हो गई पूरी, और ये हमारा हो गया एरिया, ये सॉरी ये हो गई हमने मान ली लेंथ, सही है?
दिस इज द लेंथ। एक काम करो, इसको तो मान लो L, क्या मान लो L लेंथ, और इसको मान लो एरिया। ठीक है। वैसे तो देखो पोल और एक्चुअल मैग्नेट की जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा होती है। ये जो पोल से पोल की डिस्टेंस है और एक्चुअल बाहर जो दिख रही है विजिबल, पोल की कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। बाहर एक्चुअल मैग्नेट की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो तुम एक काम करो, इसको ए ही रहने देते हैं और हम इसको कर देते हैं L। क्या कर देते हैं L। तो 2ma तो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अपॉन वॉल्यूम क्या होगा एरिया इनटू लेंथ। सही है। ये होती है इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। सही है। किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो इस पर निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद आ जाती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, CHI। क्या बताता है ये रेशियो है किस किस का, I का H के साथ। देखो H क्या है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, H क्या है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यानी कि वो कितना ज़्यादा किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज बना सकता है। और I क्या है मैग्नेटाइजेशन। सही है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक, यानी उसका पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट वो रखता है। तो जितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट भी उसका बढ़ेगा। तो ये हमें क्या बताता है, ये इनका रेशियो है किस किस का मैग्नेटाइजेशन आई इंड्यूस्ड इन ए मटेरियल। यानी कि अगर किसी मटेरियल को हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें तो इसमें आई कितना ज़्यादा आएगा, कितने फील्ड में कितना आई आएगा। या आप ये देख सकते हो कि मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर H की वैल्यू हमने 1 कर दी तो ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी I के बराबर। तो अगर हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यूनिट कर दें तो जितनी उसकी इंटेंसिटी होती है वही ससेप्टिबिलिटी के बराबर होती है। ठीक है। तो ये इसका रेशियो है, X किसके बराबर है I/H के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख लो, ये तुमने लिख लिया ना, चलो तो इसे मैं मिटा देता हूँ। देखो ये है रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी। देखो अब अगर कोई मटेरियल, ये क्या बताता है कितना आई आएगा पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी पर। तो अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज है ही नहीं, जैसे मान के चलो हम कल बात कर रहे थे ना कॉपर है, ठीक है, क्या है कॉपर है, मैग्नेटाइज नहीं होता, तो उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी बहुत कम। तो इसीलिए ससेप्टिबिलिटी कैसी रहेगी नेगेटिव में रहेगी। कैसी रहेगी नेगेटिव में। और जो हो जाता है उसकी कैसी रहेगी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। और आयरन तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है तो उसकी तो इसीलिए होता है 0 से कम, 0 और 1 के बीच में, और 1 से ज़्यादा। तो ये 3 तरह के मटेरियल हैं, टाई, पैरा और फेरो। ये हम अभी पढ़ेंगे इनके बाद। तो देखो रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। तो मान के चलो हमने एक सोलेनॉइड लिया, क्या लिया सोलेनॉइड, और ये सोलेनॉइड में बीच में क्या है अभी कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है। कैसा है फ्री स्पेस। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना B इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू कितना बना म्यू नॉट
एन आई, क्या बना, म्यू नॉट एन आई, यही बना ना, तो इसको हमने बोला बी नॉट। अब हमने क्या करा, इसके अंदर कोई मटेरियल हमने फिल कर दिया, ठीक, हमने क्या करा अगले केस में, इसके अंदर एक मटेरियल फिल करा, ये मटेरियल, तो इसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल। यानी अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B इज इक्वल टू, वो कितना होगा, म्यू नॉट, सॉरी म्यू एन आई, यही तो हुआ। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या कर दिया हमने, ये तो हमारा ठीक है, B इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन आई, और एन आई हमारा किसके बराबर होता है, H के बराबर। तो हम लिख सकते हैं B नॉट इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट H, B इज इक्वल म्यू नॉट H, जैसे ये है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इतनी प्रोड्यूस हुई। अब जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वाले फील्ड में रखेंगे तो क्या जनरेट होगा, I, यही तो ससेप्टिबिलिटी बताती है। जब हमने ये मटेरियल इसके अंदर डाला तो इसमें जो इंड्यूस्ड हुआ, जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इसमें प्रोड्यूस हुई, वो हुई I। तो इसका जो फील्ड बना उसको हमने बोला B मैग्नेटाइज जो हो गया वो कितना हुआ, म्यू नॉट, सॉरी म्यू I। ये I करंट वाला I नहीं है, ये इंटेंसिटी वाला I है भाई। इस फील्ड में इसका जो इंटेंसिटी थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करती है, चीज़ों को मैग्नेटाइज ही तो कर देती है। तो हमने जो भी इसमें मैग्नेटिक मटेरियल डाला उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटाइजेशन, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या बता रही थी कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इसमें रखते हैं तो I प्रोड्यूस होता है, सही है। इसमें कितना हुआ, I, सही है। तो हमारा जो फील्ड बना वो कितना हो गया, म्यू I। तो जो नेट फील्ड बना इसका, वो नेट फील्ड B इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, B नॉट प्लस BM, किसके बराबर होगा, B नॉट प्लस BM। तो अगर हम इसे रखें तो B नॉट हमारा कितना, म्यू नॉट H प्लस म्यू, ये भी म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट I, सही है, क्योंकि हम I ले रहे हैं ना। तो हमारा ये वाला फील्ड में हम यहाँ पे ऐसे म्यू नॉट क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो म्यू नॉट पहले था इसकी वजह से H इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई, इसमें हमने मैग्नेटिक मटेरियल डाला, वो कितना ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई, इसीलिए I हमने रख दिया। यहाँ पे हम करंट वाला वो नहीं लगा रहे, अगर हम करंट वाले टर्म लगाते तो हमारा म्यू I आता, म्यू नॉट एन आई की जगह क्या आ जाता, म्यू एन आई, वो हम करंट वाली टर्म में, और वहाँ पे भी जो एन आई की वैल्यू थी वो फिर किसके बराबर रहती है, H के बराबर। समझ में आ रहा है ना। देखो मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने एक सोलेनॉइड बनाया, उसमें हमने टर्न लगाए, हमने इसे इंटेंसाइज, मतलब इसकी इंटेंसिटी कितनी है वो किस पर निर्भर करेगा, एन आई पर निर्भर करेगा, सही है। तो हमने कहा इसकी एक इंटेंसिटी बन गई, कितनी बनी, हमने कहा म्यू नॉट H बनी, ठीक है। अच्छा, हमने कहा इंटेंसिटी क्या बताती है, हमने इंटेंसिटी बताती है कि भैया अगर हम इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखें लाके तो कितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये बताती है इंटेंसिटी। कम इंटेंसिटी होगी तो मटेरियल कम मैग्नेटाइज होगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हो जाएगा। हमने इसके अंदर एक रॉड लाके डाल दी इस सोलेनॉइड के अंदर। इस सोलेनॉइड का पहले कितने थे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, H, तो जो फील्ड बना वो क्या बना, म्यू नॉट H। इसमें हमने कहा इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हुई वो हुई I, तो जो फील्ड बनेगा वो कितना होगा, म्यू नॉट I। म्यू नॉट क्यों, हम ये मटेरियल नहीं ले रहे हैं, हम तो इस मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसको ले रहे हैं। तो ये मैग्नेटाइज मटेरियल भी कहाँ माना जाएगा कि फ्री स्पेस में ही रखा है, सही है।
तो कितना इसमें फील्ड क्रिएट हुआ, डीमैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, म्यू नॉट आई। अब यहाँ जो आई है वो इंटेंसिटी है, ठीक है, करंट की नहीं, फील्ड की है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, सही है। तो हमारा जो बी है वो किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट एच प्लस आई के बराबर, सही है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना, कितना बना, ये बना, सही है। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू एच भी लिख सकते हैं, यही भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। वी नो बी इज इक्वल टू म्यू एच। तो ये यहाँ पे इसको कंपेयर कर दो, तो म्यू एच किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट एच 1 प्लस चाई, तो एच से एच कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट 1 प्लस चाई। ये रिलेशन होता है इनका, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। और इसको अगर हम ये कर दें म्यू अपॉन म्यू नॉट अगर हम कर दें तो ये किसके 1 प्लस चाई, और म्यू अपॉन म्यू नॉट किसके बराबर है, म्यू आर के, तो म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है। ये चीज़ बताती है इसको।